हाय गाइस, डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वास्तव में होते क्या हैं और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स को बनाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। अधिकांश स्टूडेंट इस बात में थोड़ा सा सशंकित रहते हैं कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, तो आज वो डिफरेंस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक को सीखना प्रारंभ करते हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को सीखने से पहले हमें क्लाज के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। क्लाज, ए क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है, एंड ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और एक हिस्सा है सेंटेंस माने वाक्य का। हम कह सकते हैं कि क्लाज शब्दों का एक समूह होता है और वाक्य का एक हिस्सा होता है। क्लाज तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लाज, जिसको हम मेन क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाज, तीसरा सबऑर्डिनेट क्लाज। अब हम बारी बारी से इन तीनों क्लास का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज वाक्य का मुख्य उपखंड होता है। इसमें सब्जेक्ट, फिनिट वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होता है। इसका खुद का कंप्लीट सेंस यानी पूरा अर्थ होता है और यह किसी भी दूसरे उपखंड पर निर्भर नहीं होता है। यानी प्रिंसिपल क्लाज किसी भी वाक्य का वह हिस्सा होता है जो अपने में पूरा अर्थ लिए होता है। उसका भाव आधा अधूरा नहीं होता है, इसीलिए इसे मुख्य उपखंड अथवा प्रिंसिपल क्लाज कहा जाता है। जैसे सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। सी सब्जेक्ट है, रोट फिनिट वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, और इसका अपना पूरा अर्थ है। इसमें कुछ भी आधी या अधूरी बात नहीं कही गई है, इसलिए यह प्रिंसिपल क्लाज कही जाएगी। हमारा दूसरा क्लाज है कोऑर्डिनेट क्लाज। इसको हिंदी में कहते हैं सहयोगी उपखंड। जैसा कि इसके नाम से सिद्ध हो रहा है कि ये वाक्य का सहयोगी भाग होता है और यह वाक्य का एक ऐसा उपखंड है जो स्वभाव में प्रिंसिपल क्लाज के जैसा ही होता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे एंड, बट, आर आदि के द्वारा प्रिंसिपल क्लाज से जुड़ा होता है। जैसे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यहां पर ही इज पुअर, वह गरीब है, इतने का पूरा अर्थ आ रहा है, लेकिन बट यहां पर कंजक्शन है जो इसको दूसरे वाक्य से जुड़ रहा है, जो कि है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो हम ये देखते हैं कि ही इज ऑनेस्ट का भी अपना पूरा अर्थ है, लेकिन यह बात भी इसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, और क्योंकि इसके साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये कोऑर्डिनेट क्लाज कहा जाएगा और ये सेंटेंस कंपाउंड कहा जाएगा। अब आते हैं तीसरे उपवाक्य पर। हमारा थर्ड क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका अर्थ होता है दूसरे पर निर्भर उपखंड। तो यह उपखंड अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर होता है। यानी यदि वाक्य से प्रिंसिपल क्लाज को हटा दिया जाए तो सबऑर्डिनेट क्लाज का अर्थ अधूरा रह जाएगा। जैसे एज सी वाज इल, सी कुड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि वह बीमार थी इसलिए वह विद्यालय नहीं जा सकी।
यहां पर इस उपखंड को देखिए, हमारा ये जो क्लाज है ये अधूरा सेंस लिए हुए है, क्योंकि अगर हम सी कुड नॉट गो टू स्कूल हटा दें तो एज सी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी, अब ये बात अभी पूरी नहीं हो पा रही है, यानी यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। और इसके बाद में जो इसके अर्थ को पूरा कर रहा है या जिसका अपना खुद में पूरा अर्थ है, सी कुड नॉट गो टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं जा सकी, यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग तीनों क्लॉज समझ गए होंगे। तो अब हम ऐसे समझ लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब हुआ कि जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी एक मुख्य वाक्य का खंड हो और बाकी के जो खंड हैं वो उसके ऊपर निर्भर हों। प्रिंसिपल क्लॉज के बिना उनका अपना अर्थ पूरा ना हो तो हम ऐसे वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। और कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी उसके सहयोगी क्लॉज हो। और कंपाउंड बनाने के लिए हम सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोग कंपाउंड सीखेंगे तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस पर पूरी तरह से चर्चा कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स का है, तो हम चलिए कॉम्प्लेक्स के बारे में अब जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे नेगेटिव सेंटेंस और तीसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, नोबडी बिलीव्स हिम बिकॉज ही इज ए फ्रॉड। कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है क्योंकि ही इज ए फ्रॉड, वह एक धोखेबाज है। यहां पर बिकॉज एक कंजक्शन है। बिकॉज के पहले वाला जो खंड है वो अपना पूरा अर्थ लिए हुए है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है, और क्योंकि वह एक चोर है, इस बात को हम तब तक जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इसमें इस वाले वाक्य को जोड़े ना। यानी इधर ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और बिकॉज ही इज ए फ्रॉड ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक दूसरा उदाहरण, व्हेन शी वेंट आउट देयर वॉज ए साइन ऑफ रेन। साइन माने लक्षण, चिन्ह, रेन माने बारिश। जब वो बाहर गई, देयर वॉज ए साइन ऑफ रेन, वहां बारिश के लक्षण थे। अब समझिए इस बात को, देयर वॉज ए साइन ऑफ रेन, वहां बारिश का लक्षण था, ये तो अपने आप में पूरा अर्थ लिए हुए है। लेकिन जब हम इसके स्टार्टिंग वाले हिस्से को देखते हैं तब हमें लगता है कि जब वो बाहर गई, ये अपने आप में अधूरी बात है। यानी अधूरा होने की वजह से हमारा इतना क्लॉज जो है वो हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज और बाकी का जो क्लॉज है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होते हैं। यहां पर उसका एक उदाहरण दिया गया है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। यू विल फेल वाला जो हिस्सा हमारा है ये अपने आप में पूरा अर्थ लिए हुए है, तुम फेल हो जाओगे। हमें पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उसका अर्थ ये है कि अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे, अब बात अधूरी रह गई क्योंकि ये वाक्य खत्म नहीं हुआ। यानी
इस वाक्य को पूरा होने के लिए इसके बाद वाले वाक्य का अर्थ लगना जरूरी है। इस वजह से हमारा शुरुआत का जो क्लाज है वो सबऑर्डिनेट क्लाज होगा और अंत वाला जो क्लाज है वो प्रिंसिपल क्लाज होगा। हमारे तीसरे वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है और क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वाक्य हमसे कहता है, हैव यू चेक्ड योर कार बिफोर यू गो ऑन हॉलीडे? क्या तुमने अपनी कार का निरीक्षण किया? बिफोर माने जाने से पहले, यू गो ऑन ए हॉलीडे छुट्टी पर। क्या छुट्टी पर जाने से पहले तुमने अपनी कार को चेक किया? अब समझिए, हैव यू चेक्ड योर कार, क्या तुम अपनी कार को चेक कर चुके हो? इतने का तो अर्थ पूरा है क्योंकि ये प्रश्न पूरा हो गया। बिफोर यू गो ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर जाने से पहले, तो ये बात अधूरी है और जो बात अधूरी है वही सबऑर्डिनेट है। और जिस वाक्य के खंड का पूरा अर्थ निकल रहा है वो प्रिंसिपल क्लाज है। तो हैव यू चेक्ड योर कार ये हमारा प्रिंसिपल क्लाज हो गया और बिफोर यू गो ऑन हॉलीडे ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज है और इस हिसाब से ये वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अब हमने यह स्पष्ट कर लिया है कि हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को कैसे अलग अलग समझ सकते हैं। हम लोगों ने सीख लिया है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेट क्लाज का प्रयोग करना पड़ता है और सबऑर्डिनेट क्लाज बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग होता है। कंपाउंड बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लाज का प्रयोग होता है और कोऑर्डिनेट क्लाज बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सीखने जा रहे हैं तो हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब हम सभी लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को समझेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें इन्हीं कंजक्शंस का प्रयोग करना होगा। तो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं बिकॉज, बिफोर, इवन दो, even if, in order that, in case, lest, now that, once, only if, since, that, then, though, till, until, unless, when, whenever, where, while, whereas, after, although, as if, as long as much as soon as though। ये सभी कंजक्शंस हम अब आने वाली अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाना अच्छे से समझेंगे। नाउ we are going to start our practice. Our first example is I know the boy. He stole your watch. मैं जानता हूं उस लड़के को। He stole your watch. उसने तुम्हारी घड़ी को चुरा लिया है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। जब तक ये अलग अलग हैं, दोनों का अपना पूरा अर्थ होगा और दोनों प्रिंसिपल क्लाज की तरह लगेंगे। लेकिन जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमको इन दोनों में से किसी एक वाक्य को दूसरे पर निर्भर बनाना है, तभी सबऑर्डिनेट क्लाज बनेगी। अब आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं और दूसरे वाक्य में उसी लड़के के बारे में कहा गया कि उसने तुम्हारी घड़ी चुराई। तो हम उसने को अगर जिसने कह दें तो ये दूसरे वाक्य का अर्थ जो है वो अधूरा हो जाएगा और पहले वाक्य के बिना
उसका अर्थ पूर्ण नहीं होगा और इस तरह से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल जाएगा। कैसे, जरा देखिए। आई, KNOW, नो, द बॉय, और यहां पे कंजक्शन लगा देते हैं हु, जिसने। स्टोल योर वॉच, STOLE, स्टोल, YOUR, योर, WATCH, वॉच। अब समझें, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा। हु स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी को चुराया। अब जिसने तुम्हारी घड़ी को चुराया, इसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम आई नो द बॉय वाले हिस्से को इसके साथ में अटैच ना करें। तो इस तरह से दूसरा वाला जो वाक्य था वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल गया। हम यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे कि जब दो वाक्यों में किसी व्यक्ति की बात की जा रही होती है तो हम लोग कंजक्शन हु का प्रयोग करते हैं। जब दो वाक्यों में वस्तु की बात की जाती होती है तो हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। जब दोनों वाक्यों में किसी स्थान के बारे में कहा जा रहा होता है तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर दोनों वाक्यों में से किसी एक में समय की बात कही जा रही होती है तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो कंजक्शन से संबंधित इन बातों का भी हमें अब ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। वह पुअर गरीब है, ही इज हैप्पी वह खुश है। दोनों वाक्यों के अपने पूरे पूरे अर्थ हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। हमें इसको कॉम्प्लेक्स में जोड़ना है। हम यहां पे एक कंडीशन देखते हैं कि वो गरीब है, वो खुश है। एक वाक्य ऐसी कंडीशन को दिखाता है जो दूसरे वाक्य की अवस्था से बिल्कुल उल्टी है। जो व्यक्ति गरीब होता है वो प्रायः दुखी होता है, लेकिन ये गरीब है फिर भी खुश है। तो हम लोग अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो हमें इन दोनों में से किसी एक को दूसरे पर निर्भर बनाना होगा। हम यहाँ पे विपरीत कंडीशन वाले वाक्यों के लिए दो का प्रयोग करते हैं, THOUGH, दो, और हम लिखेंगे ही इज पुअर। यद्यपि वह गरीब है, कामा लगा देंगे, ही इज हैप्पी वह खुश है। अब देखिए, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, इसमें जब तक कुछ जुड़ेगा नहीं तब तक ये अधूरा रहेगा। और ही इज हैप्पी ये अपने में कंप्लीट सेंस रखता है, इसलिए दो ही इज पुअर ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और ही इज हैप्पी ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। अभी अगर हमको इसको कंपाउंड बनाना होता तो हमें यहां पे कंजक्शन बदलना पड़ता। कंपाउंड बनाने में क्या होता है, हम लोग विपरीत परिस्थितियों के लिए बट का प्रयोग कर देते हैं। जब हम बट का प्रयोग करते हैं तब कंडीशन क्या होती है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। अब बट लगा होने के बाद भी हम देखते हैं कि ही इज पुअर का भी अर्थ पूरा होता है और ही इज हैप्पी इसका भी पूरा अर्थ होता है। अर्थात जब दोनों के ही अपने पूरे अर्थ दिख रहे हों तब हम ये मानते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा उसका कोऑर्डिनेट यानी सहयोगी क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही अपना अर्थ पूरा रखता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज सर्टेन। गुलाब एक सुंदर फूल है, इट इज सर्टेन ये निश्चित है। इसमें एक वाक्य किसी बात को बताता है और दूसरा वाक्य ये बताता है कि ऐसा निश्चित है, यानी इस कथन की विशेषता। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता या उसके कहे जाने के बारे में कुछ बताए तब हम लोग कंजक्शन डेट का यूज करते हैं। अब हम लोग इसको बनाते हैं, इट इज CERTAIN सर्टेन, डेट कंजक्शन लगा करके दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं, दैट द रोज इज ब्यूटीफुल
इट इज सर्टेन दैट द रोज इज ब्यूटीफुल। अब ध्यान दें, कंजक्शन दैट हुआ। इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि, अर्थ हो गया अधूरा। अब जब तक आगे का वाक्य जुड़ेगा नहीं तब तक यह अधूरा ही रहेगा, इसलिए डैट के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज, डैट के बाद प्रिंसिपल क्लॉज। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? केम यानी पास्ट इंडेफिनिट। सेकेंड सेंटेंस कहता है हैड डाइड यानी पास्ट परफेक्ट। जब हमारा एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट हो और दूसरा पास्ट परफेक्ट हो तब हमें कंजक्शन में आफ्टर या बिफोर लगाना होता है। अब हम आफ्टर लगाएंगे या बिफोर लगाएंगे, यह हम परफेक्ट टेंस की कंडीशन को देख करके डिसाइड करते हैं। यदि परफेक्ट टेंस बाद में है तो हम वो कंजक्शन लगाएंगे जिसका अर्थ बाद में होता है, और अगर पहले है तो पहले। यहां पे बाद में अर्थ होता है आफ्टर का, तो हम लोग इसको बनाएंगे द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। The doctor came after the patient had died. Next example, work hard, you will get success. परिश्रम करो, you will get success, तुम्हें सफलता मिलेगी। यहां पर कोई कार्य वर्तमान में करना है और उसका रिजल्ट भविष्य में आना है। ऐसी कंडीशन जब होती है तब हम लोग जो वर्तमान कंडीशन होती है उसमें शर्त लगा देते हैं, जैसे इफ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ। अब वर्क हार्ड इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव का हिडन सब्जेक्ट होता है यू, और इफ क्योंकि कंजक्शन के रूप में लगा रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट को डिस्क्लोज करना होगा। तो हम कहेंगे यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, कामा लग जाएगा, यू विल गेट सक्सेस। अब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यदि तुम परिश्रम करोगे, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम सफल हो जाओ। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम करोगे, ये बात अधूरी है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यू विल गेट सक्सेस इसका कंप्लीट सेंस है, इसलिए यह प्रिंसिपल क्लॉज कही जाएगी। साथियों, हम लोग आज की अपनी प्रैक्टिस को विराम देते हैं। हम लोग नियमों को इस वीडियो में अच्छे से सीख लें, उसके बाद में समय समय पर कई वीडियो के माध्यम से मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। करता हूं कि मेरे इस वीडियो ने कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लिकेशन को आपके मन से खत्म कर दिया होगा। अब हम लोगों का सारा फोकस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।